जय हिंद साथियों, मैं यशवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। साथियों, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी निरंतर गति प्रदान कर रहे होंगे। यानी कि आपकी जो पढ़ाई है उसको जो है निरंतर आप जो है अपनी कठिन मेहनत से जो है अपनी पढ़ाई को जो है अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की जो भर्ती है उसके लिए जो क्लासेस है वो लगातार मिल ही रही हैं। चाहे वो स्टैटिक जीके की क्लास हो, हिस्ट्री हो और रीजनिंग की जो बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें रोल अदा करने वाला है वो रीजनिंग है। और रीजनिंग की जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो ही रही होंगी। उसको भी आप जो है निरंतर देखें। और आज ही से हमारे अपने इस YouTube चैनल पर ही जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी कि जो वीडियो में जो लगभग 8 से 9% हर एक शिफ्ट में देखे गए थे उसको ही मद्देनजर रखते हुए यूपी स्पेशल की जो क्लास है उत्तर प्रदेश विशेष की स्पेशल की उसको भी प्रारंभ कर दिया गया है। वो भी आपको आज ही से हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। वो उसको भी आप ठीक ढंग से लें क्योंकि उसको भी आप जो है ना 8 से 9 क्वेश्चन है, यानी कि उसको भी बिल्कुल नकार नहीं सकते। और स्टैटिक जीके का जो पार्ट है वो तो चल ही रहा है, 2 मैंने आपको वीडियो दे दी है बुक्स की। और जीएस में जो है हिस्ट्री के सेक्शन को जो है हम निरंतर जो है आगे बढ़ाए रहे हैं। तो साथियों आज बात कर लेते हैं अपने जो क्लास है उसकी इतिहास की। उसकी जो लास्ट जो वीडियो है उसमें मैंने जो है मोहम्मद गोरी के बारे में आपको पढ़ाया था। मोहम्मद गोरी के आक्रमण पढ़ाए थे, किस किस प्रकार से मोहम्मद गोरी ने 1175 से लेकर आक्रमण शुरू प्रारंभ किए थे। और 1194 ईस्वी में जो जैतन पर आक्रमण हुआ था और 1205 के आक्रमण में जो है खोखरों से उसका जो है अंतिम आक्रमण था और मार्च 1206 में उसकी हत्या हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि ये दो 1192 का जो 1191 और 92 का युद्ध है, तराइन के युद्ध मैंने आपको पढ़ाए थे। तो 92 के युद्ध के बाद मैंने आपको बताई थी कि 1193 से जो है जो दिल्ली है जो मतलब मुस्लिम सत्ता का जो केंद्र बन जाती है। मुस्लिम सत्ता का केंद्र बन जाने के कारण जो है अब जो मोहम्मद गोरी है वो जो है यहाँ पर आक्रमण करता है और गजनी जो है वो वापस चला जाता है। अब गजनी जब वापस चला जाता है तो यहाँ पर भी तो उसके कुछ ना कुछ जो कमांडर है या जो कोई भी लोग हैं वो सत्ता को उसकी देख रहे होंगे। बिल्कुल दिल्ली पर जो यदि आधिपत्य को स्थापित करना है तो दिल्ली को एकदम हम जो गोरी जो है वो छोड़ नहीं सकता था। तो इसलिए जो है जो उसके जो गुलाम हुआ करते थे यानी कि मोहम्मद गोरी के जो है एक भी पुत्र नहीं था। अब जब पुत्र नहीं था तो चाहे वो गजनी की सत्ता हो या सिंध भारत की हो, सिंध भारत का ही तो हिस्सा था, तो सिंध पर हो या गजनी पर हो या दिल्ली पर हो तो वो एक बात कहता था कि जितने मेरे जो भी गुलाम हैं वो ही मेरे बेटे हैं। यानी कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वो ही उनको ही वो अपना पुत्र मानता था। अब बात करते हैं तो कुतुब जब वो गजनी भारत से जो आक्रमण करता था फिर गजनी जाता था तो उसके बीच के अंतराल में जो है कौन कौन उसका गुलाम जो है भारत पर अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे आक्रमण करता है उसकी हम चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत का जो पार्ट है उसको भी हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो देखते हैं जो गोरी के जो गुलाम हुए थे एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बात करते हैं उससे कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की। ये गोरी का गुलाम था, क्या नाम था इसका? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। इसको मिटा देते हैं। गोरी का गुलाम गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। क्या नाम है साथियों? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी।
कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अब जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी है वो भारत में जो है ना, ये जो भारत है अपना, तो जो मध्य भाग पर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब जो जो कमांडर है वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो मध्य भारत के जितने भी हिस्से हैं वो उसको देखभाल करता है, और जितने भी क्षेत्र हैं जो मध्य भारत के वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जीतता है। और जो ये पूर्व वाला जो क्षेत्र है, पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ वर्तमान समय में, तो उनका जो कमांडर बना रखा था, यानी कि जो गुलाम था, वो इधर वाले हिस्से को कौन देखता था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने 1202 में, कब साथियों? 1202 में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी 1202 में बिहार के ओदंतपुरी पर, बिहार की राजधानी हुआ करती थी ओदंतपुरी, बिहार की राजधानी क्या थी? ओदंतपुरी, ओदंतपुरी। बिहार के ओदंतपुरी पर इंदुमल शासन करते थे। कौन थे? इंदुमल। इंदुमल को पराजित कर जो है, पराजित करता है ये कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। बिहार के ओदंतपुरी इसकी राजधानी हुआ करती थी। वहां के शासक इंदुमल को पराजित करता है और बिहार को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है, यानी कि दिल्ली के अंतर्गत उसको लाता है। बिहार के बाद जो ये बंगाल पर आक्रमण करता है, बंगाल की जो राजधानी थी, बंगाल पर आक्रमण करता है, और बंगाल के नादिया पर, बंगाल के नादिया पर, जो मैंने आपको बताया क्या, कि बिहार के ओदंतपुरी पर इंदुमल को पराजित करता है कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जो कि गोरी का गुलाम है। अब जो दूसरे नंबर पे बात आती है बंगाल की, बंगाल में जो शासन करते हैं वो नादिया पर, वो है लक्ष्मण सेन। कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन। तो बंगाल के जो नादिया पर लक्ष्मण सेन जो शासन कर रहे हैं, इनको भी ये पराजित कर देता है, और बंगाल को भी जो है पराजित करता है, और बंगाल को भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाता है। उसके बाद जो है साथियों, बंगाल के बाद जो है ये नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को जो है ये तोड़ता है। क्या करता है? किसने तोड़ा? किसने? गोरी का गुलाम है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। वो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों को, इतनी जो भारत की शान हुआ करते थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय में बाहर से लोग आया करते थे, जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा के केंद्र है ये नालंदा और विश्वविद्यालय विक्रमशिला, इनका जो है, इनको ये तोड़ देता है। अब क्या है, इसका एक और गुलाम है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब ये बाहर दिल्ली से बाहर जाता है गजनी की तरफ, तो इसके दो गुलाम हैं, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मध्य भारत पर आक्रमण करता है, और मध्य भारत के कौन कौन से क्षेत्रों को जीतता है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 ईस्वी में ग्वालियर को जीतता है, यानी कि ग्वालियर पर आक्रमण करेगा ये। ग्वालियर पर, और ग्वालियर में जो शासन कर रहे हैं उनका नाम है लखनपाल। क्या नाम है? लखनपाल। क्या करता है? लखनपाल को पराजित करता है, यानी कि मध्य भारत में ग्वालियर पर आक्रमण करके लखनपाल को पराजित करता है। उसके बाद यानी कि ये देखिए साथियों, जो भारत के जितने भी राजा हैं वो इनके कमांडरों से ही पराजित हो रहे हैं, यानी कि गौरी तो अभी गजनी में है। जो गौरी की अनुपस्थिति में ही जब ये लोग आक्रमण किया करते थे भारतीय राजपूत राजाओं पर, तो इनकी दशा इतनी बेकार हो चुकी थी कि ये इन कमांडरों के ही, इनके एक दास है, इनके दासों के द्वारा किया गया आक्रमण भी नहीं झेल पा रहे थे, उनको भी पीछे नहीं हटा पा रहे थे। ये दशा भारतीय राजपूतों की हो गई थी। ग्वालियर के लखनपाल पराजित हो गए। अब 1198 में जो ये पहुंचता है, ये अजमेर पहुंचता है। कहां पहुंचता है? 1198 में 1198 में इन्हें आक्रमण करता है अजमेर पर। अजमेर पर, और अजमेर पर उस समय हरि सिंह चौहान, कौन है? हरि सिंह चौहान। और हरि सिंह चौहान जो पराजित होते हैं, सारे के सारे राजपूत राजा जितने भी थे उनको ये एक तरफ से पराजित करते हुए जाते हैं। क्या हो जाता है? ये भी पराजित हो जाते हैं। और हरि सिंह चौहान जो है पराजित होकर आत्मग्लानि में अपनी क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब ये 1198 से आगे बढ़कर ये एक 1202 ईस्वी में आक्रमण करता है। भारत के बहुत ही प्रतापी राजपूत शासक, चंदेल शासक है परमार्दी देव, 1202 में किस पर आक्रमण करता है? परमार्दी देव पर। परमार्दी देव जो है मोहम्मद गोरी जब भारत आया था उस समय, यानी कि अब तो खैर नहीं रहे, क्योंकि ये इन पर आक्रमण करेगा और ये भी पराजित हो जाएंगे, और इनके जितना भी क्षेत्र है, बुंदेलखंड हुआ, कालिंजर हुआ, खुजराहो हुआ, सारे के सारे दिल्ली के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, परमार्दी देव चंदेल वंशों का इतना प्रतापी शासक है, वो भी इस एक छोटे से कमांडर से, यानी कि गुलाम से पराजित हो जाते हैं। ऐसी इनकी दशा हो गई थी किनकी? भारतीय राजपूतों की। कालिंजर, बुंदेलखंड, कालिंजर, बुंदेलखंड और खजुराहो, तीनों के तीनों दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाते हैं। सही है साथियों, 1192 में ग्वालियर, 1198 में अजमेर और 1202 में परमार्दी देव, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? मैंने आपको बताया, गौरी की अनुपस्थिति में जब गौरी भारत पर आक्रमण कर 1192 के बाद जब मुस्लिम सत्ता पूरी तरह से दिल्ली पर स्थापित हो गई थी, उसके बाद जब दिल्ली से जब ये मोहम्मद गोरी गजनी जाता था तो अपने कुछ गुलामों को छोड़कर जाता था, यानी कि कमांडर हुआ करते थे इसके, वो ही इसके गुलाम थे और वही इसके कमांडर भी थे। आने वाले समय में इसके गुलाम जो हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम है इल्तुतमिश, वो इसकी बेटी का पति भी बनेगा, यानी कि इसका दामाद भी बनेगा।
तो ये जो लोग थे पहले इनके गुलाम होते हैं, गुलाम बन बन के जो है इनकी सेवा करके थोड़ा सा उच्च पद हासिल करते हैं, उच्च पद हासिल कर करके जो है ये सत्ता तक भी काबिज हो जाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो है भारत पर आक्रमण करते हैं। बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत पर आक्रमण करता है, बंगाल पर और बिहार पर, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मध्य भारत में आक्रमण करता है, ग्वालियर, अजमेर और परमार देव जैसे कालिंजर वाले दुर्ग को जो है दिल्ली सल्तनत का अभिन्न अंग बना लेता है और दिल्ली सल्तनत में ये जो है शामिल हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं गोरी के जो मुख्य जो गुलाम थे जिनको गोरी के मृत्यु के बाद जिन्होंने दिल्ली का या सिंध का या फिर गजनी का कह लें, जिनने शासन संभाला है, जो गजनी की गद्दी पर बैठा है या दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, वो कौन कौन से इसके गुलाम हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसके जो 3 गुलाम आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गजनी पर जो है वो है ताजुद्दीन यलदौज। कौन है साथियों? ताजुद्दीन यलदौज। कहां पर है? गजनी पर है। सिंध पर कौन है? कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। सिंध पर कौन है? नासिरुद्दीन कुबाचा। और दिल्ली पर कौन शासन कर रहा है? अभी शासन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक बनेगा, उसका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये कहां का शासन करते हैं? ये गजनी में जो ताजुद्दीन यलदौज है, ये अपने आप को गोरी का वंशज मानता है। अब जब गोरी का ये अपने आप को वंशज कहता है कि मैं गोरी के वंश का हूं, तो ये जो क्या करता है, ये गजनी पे अपने जो साम्राज्य है इसके स्वतंत्र तौर से स्थापना करता है, यानी स्वतंत्र स्थापना। यानी कि ये जो है सिंध और दिल्ली से अलग होकर बिल्कुल गजनी पर आधिपत्य कर लेता है और गजनी की गद्दी पर एक छत्र अधिकार करता है। कौन? ताजुद्दीन यलदौज, यानी कि स्वतंत्रता स्थापित करता है। स्वतंत्र हो जाता है। और सिंध पर नासुद्दीन कुवाचा भी यही करता है। क्या अभी भी क्या है, इनमें अभी लड़ाइयां इसलिए नहीं हो रही है आपस में गद्दी के लिए, क्यों? क्योंकि इसको दिल्ली का क्षेत्र मिल चुका है, ये अपने सिंध पर कब्जा कर लेगा। और सबसे पहले जो है गजनी पर ताजुद्दीन यलदौज ने कब्जा किया था, यानी कि जो गजनी की गद्दी थी उस पर जो है ताजुद्दीन यलदौज जो है सबसे पहले कब्जा कर लेता है। उसके बाद जो है सिंध पर नासिरुद्दीन कुवाचा जो है अपने आप को स्वतंत्र राजा शासक घोषित करता है। ये भी क्या करता है? स्वतंत्र शासन घोषित कर देता है, यानी कि अभी अपने जो गद्दी है उस पर स्वतंत्रता से बैठ जाता है। अब जो ये इसकी बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, यानी कि ये जो बैठता है ये दिल्ली पर, लेकिन जो ऐबक है ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करता है। दिल्ली पर तो बैठेगा, दिल्ली साम्राज्य पर पूरा अधिकार करेगा, लेकिन ऐसा था साथियों, जो ये मुस्लिम जो साम्राज्य है, ये मुस्लिम साम्राज्य ही है पूरा, तो मुस्लिम साम्राज्य में एक प्रथा चलती थी। क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोरी के गुलाम थे, गोरी के जितने भी गुलाम थे, यानी कि जब तक ये दासता से मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करेंगे, तब तक अपने नाम के खुतबे नहीं पढ़वा सकते। खुतबे यानी कि जो मौलवी जो होता है वो मस्जिदों में जाकर राजा के पक्ष में जो है
एक पूरा पत्र पढ़ता है, यानी कि राजा की जो सत्ता है उसको स्थापित करवाता है, तो उसको कहते हैं खुतबा पढ़ना। ना ही नाम के अपने जो अपने नाम है उसके सिक्के जारी करवा पाएंगे, कब तक, जब तक कि ये दासता से मुक्त नहीं हो जाते। और दासता से मुक्त कौन करता है, जिन्होंने इनको गुलाम बनाया होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो दिल्ली पर जो शासन करेगा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कभी दासता से मुक्त ही नहीं हो पाया था। क्यों, क्योंकि जब 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है गोरी की, तो खोखरों का अभियान होता है। खोखरों के अभियान में जो है, जब 1206 में वो गजनी होता है, जब पता चलता है कि 1205 में जब खोखरों का जो विद्रोह हो जाता है, तो वो उधर से जो है गजनी से चलता है कौन, गोरी। और इधर से जब दिल्ली पर, ही मैंने आपको बताया, जब दिल्ली पर ऐबक बैठा होता है, तो ऐबक जो है अपने साथ एक ऐबक का गुलाम है जिसका नाम है इल्तुतमिश। गोरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। तो जब खोखरों का विद्रोह होता है, तो दिल्ली से जो है ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश जो है सिंध पर पहुंचते हैं, किसके बुलाने पर, गोरी के बुलाने पर। तो उसमें दोस्तों क्या होता है, ये जो इल्तुतमिश है ना, इतनी बहादुरी के साथ लड़ता है। मैं आपको थोड़ी सी आगे का स्टेप बता रहा हूँ, क्या कि ऐबक जो है ये दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया, और इल्तुतमिश कैसे दास्ता से मुक्त हुआ, मैं आपकी इस चीज की यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। कि जब ये दिल्ली से सिंध पर जाते हैं लड़ने खोखरों के विरुद्ध गोरी के बुलाने पर, तो इल्तुतमिश इतनी बहादुरी से लड़ता है। इसकी बहादुरी से खुश होकर मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि कैसे कैसे ये कहाँ से मिला है, इल्तुतमिश कौन है क्या नहीं है। तो इसकी बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद गोरी खुद कहता है ऐबक से कि इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त किया जाए। इसलिए आगे चलकर जो है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत पर वास्तविक संस्थापक भी बनता है, और अपने आप को स्वतंत्रता की घोषणा कर यानी कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो दिल्ली सल्तनत में पहला शासक बनेगा वो इल्तुतमिश बनेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो ऐबक है वो दिल्ली की गद्दी पर यानी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर पाता, क्योंकि वह अभी गुलाम है, दास्ता से मुक्त नहीं हो पाया है। तो मैंने आपको बता दिया कि गोरी के मरने के बाद जो गोरी का साम्राज्य था वो 3 भागों में विभाजित हो गया। गजनी पर ताजुद्दीन यल्दौज है, सिंध पर नासिरुद्दीन कुवाचा है, और दिल्ली पर कौन है, ऐबक है। अब बात करते हैं अपने ऐबक की, बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। तो आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत पर। जो दिल्ली सल्तनत है साथियों, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर और 1526 यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब तक नहीं हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत ही दिल्ली पर जो है शासन करती रहेगी। और दिल्ली सल्तनत में मैंने आपको जब इतिहास का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, यानी कि इतिहास के बारे में जब मैंने आपको बताया, तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले जो आते हैं वो गुलाम वंश आते हैं, दूसरे तुगलक आते हैं, तीसरे खिलजी आते हैं, चौथे सैयद आते हैं, और 5वें जो आते हैं वो लोधी आते हैं। तो मैं अब आपको ये क्रम से लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले नंबर पर जो आए, कौन आए दिल्ली सल्तनत पर, गुलाम वंश वाले, यानी कि गुलाम वंश आया। और गुलाम वंश जो शासन करता है ये 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। अब गुलाम वंश की बात करते हैं, तो गुलाम वंश में जो है बेसिकली 3 वंश यानी छोटे छोटे, इसमें भी गुलाम वंश के
3 भागों में विभाजित होकर यहाँ के शासकों ने शासन किया है। ये कौन कौन से वंश थे, मैं आपकी इसकी भी चर्चा कर देता हूँ। तो गुलाम वंश के जो 3 भागों में बांटकर इसके शासकों ने जो शासन किया है, तो पहला आता है कुतुबी वंश। क्या आता है? कुतुबी वंश। दूसरा आता है शमसी वंश। शमसी वंश। और तीसरा जो आता है वो आता है बलबनी वंश। तीसरे की बात करें, क्या है? बलबनी वंश। बलबनी वंश। साथ ही इनके थोड़े से कालपीरियड की बात करनी जरूरी है कि कुतुबी वंश जो है उसमें एक ही शासक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, सिर्फ वो ही कुतुबी वंश से बिलोंग करता है। ये जो है 1206 से लेकर 1210 तक, यानी कि ऐबक जो है सिर्फ एक शासन है, इसमें शासक है, इसका नाम क्या है? ऐबक। और जो शमसी वंश है ये 1210 से लेकर 65 तक शासन करता है। यानी कि इल्तुतमिश से लेकर, यानी कि यहाँ पर जो कुतुबी वंश है उसमें एक शासक राज करेगा जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 और 1210 से कहीं 1210 भी आता है, कहीं 1211 भी आता है, इससे कोई वो नहीं है। इल्तुतमिश का जो शासन है, तो 1210 पे जो है इल्तुतमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। 1210 से लेकर 1265, यानी कि नासिरुद्दीन जो है वहां तक के शासक जो है, यानी कि इल्तुतमिश के साथ बाद बहुत छोटे समय के लिए बहराम शाह के बाद रजिया सुल्तान के बाद आलम शाह, इस तरह के जो शासन है वो बैठ कर शासन करेंगे। और 65 के बाद जो है 1266 से लेकर, कहां से दोस्तों? 1266 से 1290, यानी कि गुलाम वंश का जो अंत है, वहां तक बलबनी वंश शासन करेगा। और बलबनी वंश में भी 2 शासक आएंगे जिनका नाम है, एक का नाम तो बलबन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, और दूसरे का नाम है जो अंतिम शासक कहलाता है, जिसके बारे में इतिहास में जो है चर्चा नहीं है, शमशुद्दीन कैमूर जो है वो अंतिम शासक है। अब बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। जो गुलाम वंश है इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया है? यानी कि जो गुलाम वंश है इसको कई नामों से जानते हैं। एक गुलाम वंश है, एक मामलूक वंश है, मामलूक वंश भी इसी को कहते हैं। तो पहले बात आती है कि गुलाम वंश आखिर इसको कहते क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसके जो प्रारंभिक जो शासक है और जो प्रारंभिक शासक जो है वो ही महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि गोरी तो नहीं है, लेकिन गोरी का जो गुलाम है वो ऐबक है। ये भी गोरी का गुलाम हुआ। और ऐबक का जो गुलाम है वो कौन है? वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। तो कहने का मतलब साथी ये है, जो गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश बैठा गुलाम वंश, इसके जो प्रथम शासक है, जो पहले शासक है मुख्य, वो जो है किसी ना किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आती है दूसरी मामलूक वंश। क्या मामलूक वंश इसको क्यों कहते हैं? मामलूक वंश। तो मामलूक बेसिकली कहते किसे हैं? जिनके माता पिता पहले दास थे लेकिन उनके बच्चे बाद में स्वतंत्र हो गए, यानी कि माता पिता पहले दास थे, माता पिता पहले दास थे। यानी कि जैसे बात कर रहे हैं कि गोरी का गुलाम ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, लेकिन इल्तुतमिश के जो बच्चे हैं, रजिया सुल्तान की बात कर लें, या जो रजिया सुल्तान से पहले जो बहराम शाह बैठेगा
वो तो किसी के गुलाम नहीं है ना, इल्तुतमिश के गुलाम है, इसलिए इसको गुलामबंद कहा गया। और जो इसके बाद के जो शासक हैं उनके लिए कहा गया मामलूक वंश, क्योंकि उनके माता पिता पहले किसी के दास हुआ करते थे, यानी कि माता पिता पहले दास थे, इसीलिए इस वंश को मामलूक वंश के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात करते हैं कुतुबी वंश की। कुतुबी वंश में जो मैंने आपको शासक बताया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस तरह से शासन को स्थापित किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया था, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। यहाँ से इसको डालते हैं, गुलाम वंश डालते हैं, गुलाम वंश भी कुतुबुद्दीन ऐबक। साथियों मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूं कि ऐबक, जो ऐबक शब्द है इसका जो मतलब है क्या है, इसका मतलब होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। कौन है ऐबक, का मतलब क्या है, चंद्रमा का देवता। तो ऐबक के बारे में जो बात आती है, जो ऐबक जो है एक अफगानिस्तान में, मैं ऐबक की बात बता रहा हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रारंभिक जीवन कैसा था, कहाँ से आया है, ये कौन था पहले, दिल्ली सल्तनत में इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी मैं लिखवाने की जरूरत नहीं, कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन 2 मिनट के अंदर मैं इसकी जो है समरी आपको बता देता हूँ। तो एक अफगानिस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा बाजार लगता है दासों का, जिसका नाम है निसापुर का बाजार। अफगानिस्तान के अंदर निसापुर का बाजार था, तब वो दासों का बाजार ही हुआ करता था। तो उस समय जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने माता पिता के साथ ऐसे ही घूमने के लिए आया था, लेकिन ये जो है उस बाजार में जो है ये खो जाता है। खो जाने के बाद जो है इसको एक काजी जो है, जिनका काजी का नाम है काजी फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी, काजी फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी जो है इसको अपने घर ले आते हैं। जब इसको अपने घर ले आते हैं तो इसका जो पालन पोषण है बिल्कुल अपने बेटों की तरह करते हैं, अपने बच्चों की तरह करते हैं। जो काजी जी के बच्चे थे इस बात से नाराज रहा करते थे। साथ ही जो काजी थे इसको पढ़ाते लिखाते भी थे, और पास में एक सैनिक स्कूल हुआ करता था, यानी जहाँ पर युद्ध कलाओं में भाग लेने की कलाएं सिखाई जाती थी, उसमें भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पर भी इन्होंने पढ़ाया था। और जो इसको जो कुरान की जो आयतें, कुरान जो होती है, कुरान की आयतें जो हैं वो काजी जी प्रतिदिन इसको पढ़कर सुनाया करते थे। क्या होता है, एक दिन जो काजी अजीज कुकी हैं इनका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो उस दिन जो है इनको जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो काजी जी को जो कुरान की आयतें जो है वो पढ़कर सुनाता है, और ये जो है इतनी अच्छे से गाकर सुनाता है कुरान की आयतों को, यानी कि कुरान की आयतें अच्छे ढंग से गा कर सुनाने के कारण इसको काजी अजीज कुकी ने जो है वो कुरान ख्वां नाम दिया था। यानी कि सबसे पहले जो नाम मिलता है इसका कुरान ख्वां मिलता है, लेकिन समय के अंतराल पर काजी जी की मृत्यु हो जाने के कारण इनके काजी जी के जो बच्चे थे इसको जो है बाजार में जो है दोबारा से बेच देते हैं। बेचने के बाद क्या होता है, ये जो है मोहम्मद गोरी के पास आता है, यानी बिकता बिकता जो है ये मोहम्मद गोरी के पास आता है। गोरी की जो है गुलाम बनता है, तो गोरी की ये जो बहुत अच्छे ढंग से सेवा करता है, कौन, ऐबक, बहुत अच्छे सेवा करने के कारण जो है मैंने आपको पहले बताया था ये सेवा करते करते जो है शासक भी बने, और ये बन भी गया है। तो सबसे पहले जो इसको पोस्ट देता है गोरी, वो देता है अस्तबल का प्रमुख, यानी कि अमीर याकुर की जो पोस्ट है वो इसको दी जाती है। और जब गोरी भारत आएगा वो इसको अपने साथ ले आएगा, और ये यहाँ पर ही उसका दास बनकर काम करता है, और बाद में दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य को स्थापित करता है। ये इसकी
कहानी बताई मैंने आपको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली सल्तनत की और कहानी देखते हैं क्या है। तो क्या है दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। दूसरी बात आती है साथियों, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि भारत में ये तुर्की तो है, तो तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यानी कि तुर्क यही है। कौन? तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। साथियों कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि तुर्क साम्राज्य का संस्थापक कौन है, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मुस्लिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं आएगा। तो उस समय जो नाम आएगा वो मोहम्मद गोरी का आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था तलाइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली पर मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। तो मुस्लिम साम्राज्य का जो संस्थापक है वो मोहम्मद गोरी है। तो ये जो दो नाम हुए क्या, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और तुर्क साम्राज्य का संस्थापक। अब जो जब ये दिल्ली पर बैठता है तो ये अपनी राजधानी को जो है ना, वो लाहौर ही रखता है, यानी कि लाहौर से ही कंट्रोल करता है। राजधानी क्या रहती है इसकी? लाहौर। राजधानी रहती है लाहौर। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ उपाधि हैं, जैसे कि कुरान ख्वा महादेश की उपाधियां मिलनी शुरू हुई थी। तो कुछ इसकी उपाधि और भी हैं, उनको हम देख लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। कि जैसे कि पील बख्श किसे कहा गया है, दिल्ली सल्तनत में पील बख्श किसे कहा गया है, लाख बख्श किसको कहा गया है। तो इसकी जो उपाधियां हैं इनको हम देख लेते हैं। क्या है उपाधियां? कौन कौन सी? पहली मैंने आपको बताई थी कुरान ख्वा, क्योंकि कुरान की आयतों को एक गागा घर पढ़ता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? कुरान ख्वा। दूसरी आती है साथियों लाख बख्श। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? यानी कि लाखों का दान देने वाला था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से जानते हैं। लाख बख्श। चौथा आता है पील बख्श। पील बख्श किसे कहते हैं? जो कि हाथियों को दान देने वाला, तो इसको पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। चौथा आता है हातिम द्वितीय। क्या? हातिम द्वितीय। तो मैंने आपकी इसकी उपाधि बताई, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली साम्राज्य पर बैठता है। दिल्ली साम्राज्य पर जो है ये जो है एक चीज आप और नोट कर सकते हैं क्या, कि ये जो शासन करता है ये 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, तुर्क साम्राज्य का संस्थापक, लेकिन मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक आएगा तो क्या लगाएंगे? मोहम्मद गोरी। 1206 से 1210 तक गद्दी पर बैठता है। ऐबक का नाम चंद्रमा का देवता, जो राजधानी इसकी लाहौर है। और जो इसकी उपाधियां हैं कुरान ख्वा, लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला, पील बख्श यानी कि हाथी का दान देने वाला, और हातिम सेकंड, इसके नाम से ये जो है जाना जाता है। कौन? अब इसकी आगे बात कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया था अभी कि दिल्ली सल्तनत में तो ये बैठ रहा है, लेकिन अपने आप को जो है दास्ता से मुक्त नहीं मानता है। अपने आप को ये दास्ता से मुक्त नहीं मानता, इसलिए जो है
सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं करेगा। आगे क्या आता है? सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। अब इसने सुल्तान की उपाधि तो धारण नहीं की, लेकिन इसने जो है मलिक और सिपह सलार दो उपाधियों को धारण करता है। सिपह सलार बेसिकली गुलामों को ही कहा जाता था। क्या? मलिक और सिपह सलार। मलिक। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, यानी कि हमारा जो ये हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि आपको ये पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें जो है ये अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने में आपको हमें जो है और मोटिवेशन मिले, हम अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो मलिक और सिपह सलार, सिपह सलार, इसने जो है दो यो वाली उपाधि धारण करी, लेकिन सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसने जो है अपने नाम के खुतबे भी नहीं पढ़वाए। यानी कि अपने नाम के, मैंने आपको बताया था खुतबे पढ़वाने का मतलब होता है कि मुस्लिम धर्म का जो मस्जिद में जो मौलवी रहते हैं, उनसे जो है ये अपने जो राजा है, शासक जो है, वो अपने शासन की जो है, यानी कि एक राजा के तौर पर अपने आप को वो कराते हैं, प्रमाणित। क्या? खुतबा पढ़ के अपने आप को प्रमाणित कराते हैं, लेकिन ये नहीं कराता है कि अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाता। अपने नाम का इसने खुतबा भी नहीं पढ़वाया, सुल्तान की उपाधि धारण भी नहीं करी, और अपने नाम के जो है इनने सिक्के भी नहीं चलवाए। सिक्के नहीं चलवाए। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी की गुलाम, अभी भी दास तक, यानी कि इतने पक्के दास थे ये लोग कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद चाहता तो ये अपनी दासिता को समाप्त कर कुछ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जो गजनी की गद्दी पर बैठ रहा है, उसने भी अपने आप को दासिता से अलग कर लिया। सिंध की गद्दी पर कुबाचा बैठा, उसने भी अपने आप को अलग किया। लेकिन गोरी ऐसा गुलाम है मोहम्मद गोरी का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा गुलाम है जो अपने आप को दासता से मुक्त नहीं कर रहा, और उसी के, यानी कि उसी को राजा मानकर, शासक जो है वो गोरी को मानकर ही दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहा है और दिल्ली की गद्दी का शासन चलाता है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना ही सुल्तान की उपाधि धारण करता है। मलिक और सिपह सलार डायरेक्टली पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि मलिक और सिपह सलार किसकी उपाधि है, किसने धारण करी थी? तो मलिक और सिपह सलार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण करी थी। और ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि सुल्तान की उपाधि, दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक है जो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता, क्योंकि इसके आने वाले जो सुल्तान होंगे, इल्तुतमिश जो होगा और आगे के आने वाले जितने भी सुल्तान होंगे, वो जो है सुल्तान की उपाधि को धारण कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा एक शासक है जो सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं कर रहा है। तो आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने क्या क्या चुनौतियां थी उसकी बात करते हैं, और किस किस तरह से उसने चुनौतियों का सामना किया उसकी बात करते हैं। तो ऐबक की चुनौतियां,
कुतुबुद्दीन ऐबक की चुनौतियां। कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी दोस्तों, जो गजनी में जो ताजुद्दीन यलदौज बैठा था, सिंध पर कुवाचा बैठा था, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी बेटी के जो विवाह किया था, वो उस समय के बदायूं का एक गवर्नर हुआ करता था, यानी कि कमांडर जिसे कहते हैं, यानी कि जो ये क्षेत्र दे देते थे सत्ता संभालने के लिए इल्तुतमिश। इन सभी से जो है इसको जो है कुछ ना कुछ जो है वो डर रहता था, यानी कि सत्ता का जो है इसको डर रहता था। किससे? कुवाचा से भी, ताजुद्दीन यलदौज से भी, और इल्तुतमिश से भी। तो ये क्या करता है, एक कूटनीतिक चाल चलता है अपनी दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता है उसको स्थापित बनी रहे, उसके लिए एक चाल चलता है। क्या चलता है? ये जो है विवाह संबंध स्थापित करता है। विवाह संबंध यहाँ पर स्थापित ये कर रहा है, सबसे पहला सुल्तान है ये, कि जो अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए विवाह संबंध को स्थापित कर रहा है। पीछे भी ऐसा हमने देखने को मिला है, यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास में देखेंगे तो वहां पर भी ऐसी कूटनीतिक चाल चली गई है कि अपनी पुत्री और अपने बहन का विवाह जो है, ये जो बहन और पुत्री का विवाह जो कर देगा, ताजुद्दीन यलदौज के साथ अपना विवाह करेगा, अपनी पुत्री उसकी पुत्री का विवाह अपने साथ करेगा, और जो इल्तुतमिश जो है बदायूं का जो सूबेदार है उससे अपनी पुत्री का विवाह करेगा, और जो सिंध पर कुवाचा बैठा है उससे अपनी बहन का विवाह कर देगा। और ऐसी प्रथा हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत के इतिहास में एक। तो हम यहाँ देखते हैं कैसे कैसे करता है। तो ये गजनी पर कौन बैठा है? यलदौज। गजनी पर बैठा है यलदौज। इल्तुतमिश कहाँ है? यानी कि बदायूं का गवर्नर है। बदायूं का गवर्नर कौन? इल्तुतमिश। दिल्ली पर कौन है? दिल्ली पर भैया ऐबक बैठे हुए हैं। और सिंध पर कौन है? कुवाचा। सिंध पर कौन है? नासिरुद्दीन कुवाचा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी एक पुत्री थी और एक बहन भी थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री और बहन। तो ये दोस्तों क्या करता है, यलदौज की एक पुत्री थी, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये कूटनीतिक चाल चलता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या करता है, ये अपनी बहन का जो विवाह है वो नासिरुद्दीन कुवाचा के साथ कर देता है, यानी कि सिंध के साथ एक पारिवारिक संबंध को स्थापित कर रहा है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ताकि ये सिंध का कुवाचा जो है या सिंध के आने वाले शासक जो हैं वो दिल्ली पर जो है आक्रमण ना कर सके, इसलिए जो है ये अपनी बहन का विवाह जो है वो कुवाचा के साथ कर देता है। ठीक है जी। अब ये क्या कर रहा है, इल्तुतमिश जो है बदायूं का जो गवर्नर है, उस समय इसकी जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। तो ऐबक को ये जो है मतलब ऐबक को डिफीट ना कर दे, ऐबक का सामना करने के लिए खड़ा ना हो जाए, इसलिए इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। बात वही रहती है, आने वाले समय में ये सामने खड़ा होगा जब ऐबक मर जाएगा। अभी तो सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जब ऐबक की मृत्यु हो जाएगी और ऐबक का एक अयोग्य बेटा गद्दी पर बैठेगा, इसके बाद बात करेंगे, तब भी ऐसा होगा, इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठने के लिए बुलाया जाएगा और ये गद्दी पर स्थापित भी होगा। लेकिन जो ऐबक जो चाल चल रहा है वो इसलिए एक कूटनीतिक चाल चल रहा है
कि मेरा जो दिल्ली सल्तनत है वो सेफ रह चुके, यानी कि सिंध के साथ ये संबंध स्थापित कर रहा है, बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश के साथ संबंध स्थापित कर रहा है, और जो गजनी में बैठा है एल्दोज, इसकी पुत्री और अपना विवाह कर लेता है। ये पुत्री से क्या करता है, पुत्री से ये खुद विवाह कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश, वो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस कारण ये जो है कूटनीतिक चाल से दिल्ली की रक्षा करता है। आगे क्या होता है साथियों, 1210 में जो है ये चौगान खेलते समय इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी? इल्तुतमिश की। क्या है? 1210 में लाहौर में ही, क्या मैं इसको अलग से लिखता हूँ एक पॉइंट बनाकर ठीक से। साथियों लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्या होता है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते थे, लाहौर के अंदर ही ये चौगान खेल रहा था। चौगान एक खेल है जिसको पोलो भी कहते हैं, पोलो। क्या कहते हैं? पोलो। तो पोलो खेलते समय जो है ये घोड़े से गिर जाता और घोड़े से गिरकर जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी घोड़े से गिरकर मृत्यु। अब 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो उत्तराधिकारी है, यानी कि जो इसका बेटा है, उसका नाम है आराम शाह। आराम शाह क्या होता है? आराम शाह गद्दी पर बैठता है। कौन? आराम शाह। आराम शाह क्या होता है? ये गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठा। लेकिन होता क्या है साथियों, मैं आपको बताऊं, जब तुर्कों ने अपना साम्राज्य को स्थापित किया था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ही या गोरी ही आ गया हो तुर्कों में से। तो तुर्कों के जो सरदार हुआ करते, यानी कि कुछ लोग और भी थे, उनको जो है तुर्क सरदार के नाम से जानते थे। यानी कि जो पीछे से सल्तनत काल को चलाया करते थे, जो ऐबक है उसको पीछे से सपोर्ट देने के लिए कुछ तुर्क लोग हुआ करते थे, जिनको तुर्क सरदारों के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति है, उसका नाम है अली इस्माइल। आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, एक तुर्क सरदार है, तुर्क सरदार। मैंने आपको बताया तुर्क सरदार वे लोग हैं जो कि दिल्ली की जो सत्ता पर ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापित हुआ है उसको पीछे से सपोर्ट देने के लिए, यानी कि उसका साथ देने के लिए कुछ विद्वान लोग हुआ करते थे। विद्वान लोगों को ही तुर्क सरदार कहा जाता था। तो तुर्क सरदार में से एक नाम आता है जिसका नाम है अली इस्माइल। क्या नाम है दोस्तों? अली इस्माइल। अली इस्माइल। तो अली इस्माइल क्या करता है, ये बहराम शाह गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये एक अयोग्य है। क्या है? एक ये अयोग्य शासक है, इसके अंदर वो योग्यता नहीं है जो इसके पिता ऐबक में हुआ करती थी। तो ये जो है, जो इस्माइल खां है, वो ग्रीटिंग कार्ड भेजता है, यानी कि संदेश भिजवाता है। किसको? बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को। क्या जी? ये इस्माइल जो है एक संदेश भिजवाता है इल्तुतमिश को।
और ये इसको जो है दिल्ली आने का न्योता देता है। क्योंकि साथियों मैं आपको बताऊं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो बहराम शाह है, ये दिल्ली में तो बैठ नहीं रहा है, ये कहाँ बैठ रहा है गद्दी पर? ये लाहौर में बैठ रहा है। कहाँ पर? लाहौर में बैठ रहा है। तो जब लाहौर में बैठ रहा है तो इतना योग्य भी नहीं है, तो दिल्ली की जो गद्दी है वो खाली की खाली रह रही है। यानी कि दिल्ली की तरफ ना तो सॉरी सर, दिल्ली की तरफ जो है इसका ध्यान भी नहीं है। तो ये अली इस्माइल क्या करता है, इल्तुतमिश को संदेश भिजवाता है और इसको दिल्ली बुलाता है। और दिल्ली बुलाने पर क्या होता है, इस बात का जो पता चलता है वो आराम शाह को चल जाता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ 8 माह तक ही शासन कर पाया है। लाहौर पर जो है 8 माह तक ही शासन कर पाया। तो इस बात का कि दिल्ली आ रहा है कौन, इल्तुतमिश, किसको, मुझे डिफीट देने, इसकी बात पता चलती है आराम शाह को। तो क्या होता है, आराम शाह भी अपनी सेना लेकर निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। आराम शाह क्या है, एक तरफ आराम शाह जाते हैं, आराम शाह, और दूसरी तरफ जो है बदायूं का गवर्नर इल्तुतमिश है। होता क्या है, एक दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है, उसका नाम है जुंद। जुंद क्या नाम है दोस्तों, जुंद। तो इधर से इल्तुतमिश आता है और इधर से जो है बहराम शाह आता है, और दिल्ली के बाद एक जुंद जगह पड़ती है, वहां पर इनका युद्ध होता है। इनका जो है युद्ध होता है, और इस युद्ध को जो है हम या तो जुंद का युद्ध कहते हैं, जाजों का युद्ध, जाजों का युद्ध, या फिर जुंद नामक स्थान पर हुआ है इसलिए इसको जुंद का युद्ध भी कहते हैं। जुंद का युद्ध भी हम कहते हैं। इस युद्ध में क्या होता है, बहराम शाह की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। बहराम शाह मारा जाता है और इल्तुतमिश की क्या हो, विजय होती है इसमें। और आगे की गद्दी पर जो है इल्तुतमिश जो है शासन करता है, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, इल्तुतमिश शासन करता है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको क्या बता दिया, इल्तुतमिश बता दिया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने जो चुनौतियां थी वो उसकी चर्चा करी थी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बहराम शाह बैठा, आराम शाह बैठा, आराम शाह सिर्फ और सिर्फ 8 माह के लिए बैठा। उसके बाद जो है जुंद का युद्ध होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और बहुत कम लोगों को, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, ये ज्यादा पता नहीं होता है कि जाजो या जुंद का युद्ध किस किस के बीच हुआ है। तो ये आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच हुआ है। इसमें इल्तुतमिश की जो है वो क्या हुई है, इसमें विजय हुई है, और आराम शाह क्या हो जाता है, इसमें मृत्यु हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के द्वारा किए गए क्या क्या कार्य थे। कि मोहम्मद गोरी ने, मैंने ये वाली जो वो है बेसिकली ये बता दिया है, क्योंकि आराम शाह का कोई शासनकाल तो है नहीं, इसके द्वारा किए गए कामों की ऐसे काम तो है नहीं जो हम चर्चा कर सकें। तो इसलिए मैंने जो है आपको अगला जो शासक है जो दिल्ली पर बैठेगा उसकी भी चर्चा यहीं पर कर दी है। कौन बैठेगा, इल्तुतमिश बैठेगा। यानी कि एक चीज से हम रिलेट कर करके यदि इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें इतिहास आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए मैं रिलेट कर करके आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए मैंने आपको गोरी के कामों से पहले जो है दिल्ली का अगला जो सुल्तान है उसको बताना मैंने ठीक समझा, इसीलिए मैंने इल्तुतमिश की यहाँ पर चर्चा कर दी थी। अब जो गोरी के जो काम है उसकी हम चर्चा करते हैं कि इसके द्वारा किए गए क्या क्या काम है। यानी कि जो भारत में जो पहली मस्जिद बनती है वो भी गोरी के द्वारा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाई जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कामों की कुछ काम है उसकी हम वो कर लेते हैं। यानी कि भारत की पहली मस्जिद, भारत की
पहली मस्जिद, पहली मस्जिद जिसका नाम है कुब्बत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुब्बत उल इस्लाम। कुब्बत उल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद, जो कि कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के अंदर स्थित है। सही साथियों। दूसरी बात आती है, दूसरी जो घटना आती है अजमेर की आती है। यानी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब गौरी का गवर्नर हुआ करता था, यानी कि मैंने आपको बताया था जब गौरी का दास हुआ करता था, तो इसने एक अजमेर पर अभियान किया था। तो अजमेर में एक इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया। निर्माण कराया। साथियों ये 2.5 दिन का झोपड़ा, जो इसका 2.5 दिन नाम जो है कहा जाता है, अजमेर में एक शासक हुए हैं जिनका नाम है बिगरे राज चतुर्थ, जिनको विशाल देव के नाम से भी जानते हैं। तो बिगरे राज चतुर्थ का जो है ये एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था। यानी कि संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके रखे। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके इसने 2.5 दिन में, यानी कि जो मंदिर का जो ऊपर का जो हिस्सा था सिर्फ और सिर्फ उसको तोड़ा और मस्जिद की गुम्बद आकृति में इसने ढाल दिया था। यानी कि गुम्बद की आकृति में सिर्फ और सिर्फ ऊपर का हिस्सा तोड़कर इसने गुम्बद की आकृति में ढाल दिया था। उसमें जो समय लगा था वो 2.5 दिन का लगा था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं। और ये बात कैसे पता चलती है? क्योंकि जो विशाल देव जी थे वो नाटक भी लिखा करते थे। तो इनकी जो 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारें जो हैं, इस पे उनका एक प्रसिद्ध नाटक है हरिकेल। तो उसके द्वारा लिखित जो पंक्ति है हरिकेल के द्वारा, वो इस 2.5 दिन के झोपड़े पर आज भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से ये पता चलता है कि बिगरे राज चतुर्थ जी के द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय था 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है साथियों। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि हरिकेल जो नाटक है, आ जाता है कि हरिकेल नाटक के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो 2.5 दिन के झोपड़े से मिलते हैं हरिकेल नाटक के साक्ष्य। हरिकेल नाटक के साक्ष्य। तीसरी बात जो आती है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का निर्माण कराया। सही साथी। अब कुतुब मीनार का जो निर्माण है, ये एक संत हुए हैं जिनका नाम है इनका नाम जो है, कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया था वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। किसके? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये भी प्रश्न आता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ये एक सूफी संप्रदाय के संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उन्हीं की याद में कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसका जो प्रारंभ कराया था, निर्माण को प्रारंभ कराया था इसने, सिर्फ पूरा नहीं कर पाया था। ये निर्माण प्रारंभ कराया था। लिखिए यहाँ पर, निर्माण प्रारंभ
करवाया। और जो इसने कुतुब मीनार का जो प्रारंभ निर्माण का प्रारंभ करा दिया था कुतुब मीनार को, तो इसको जो पूर्ण किया है वो किया है इल्तुतमिश ने। किसने किया है दोस्तों? इल्तुतमिश ने। कहा जाता है कुतुब मीनार जो है लगभग 5 मंजिल ऊंचाई पर है, यानी कि 5 मंजिल यदि ले ली जाए तो उसकी इतनी ऊंचाई है कुतुब मीनार की 172 फीट। ऐसा बताया गया है कि 172 फीट जो है इसकी लंबाई है कुतुब मीनार की। तो मैंने आपको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कामों की भी चर्चा करी कि भारत की पहली मस्जिद कुतुब इस्लाम की स्थापना करी कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली की पहली मस्जिद यानी कि भारत की पहली मस्जिद। लेकिन मैंने आपको एक चीज और बताया था कि भारत की जो पहली मस्जिद है वो दक्षिण में भी बनी थी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि चेरामन शासक ने जो है भारत की पहली मस्जिद को बनवाया था। लेकिन जो आधुनिक जो इतिहासकार हैं उनका सिर्फ यही कहना है कि भारत की जो पहली मस्जिद है वो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है जो कि दिल्ली में स्थित है। लेकिन कहीं कहीं जो है परीक्षाओं में तो साथियों यही आएगा, क्योंकि आधुनिक इतिहासकारों ने हमारा जो इतिहास है बहुत ही सुंदर तरह से लिखा है, आपको पता ही है, क्योंकि एनसीईआरटी को हमें फॉलो करना होता है और एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। तो हमें एक पता रहना चाहिए, यानी कि चर्चा में रहनी चाहिए वो बात भी कि चेरामन शासक ने जो है दक्षिण भारत में जो है भारत की पहली मस्जिद चेरामन नामक मस्जिद को निर्माण कराया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। तो मैंने आपको बताया 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था कि अजमेर के जो शासक थे विशल देव, उनका जो एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था उसको तोड़कर ऊपरी भाग को गुंबदनुमा बनाया, उसमें उसको ही 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। हरिकेल नाटक के साक्ष्य मिल जाते हैं, क्योंकि विशल देव का नाटक का नाम हरिकेल है, उसकी दीवारों से मिल जाते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कराया। तो साथियों आज मैंने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, गोरी के गुलाम और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाया, और थोड़ी सी जो है मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी आराम शाह, उसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश की भी चर्चा करी कि इल्तुतमिश जो है कैसे कैसे गद्दी पर बैठा। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये किस तरह से कहाँ से आया था, इसकी भी मैंने आपको इस वीडियो में चर्चा करी। तो साथियों यदि आपको हमारी वीडियो जो है आज के लिए तो इतना ही पढ़ाऊंगा, और कल को जो है इल्तुतमिश से शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर इल्तुतमिश पढ़ेंगे कल को, क्योंकि आज समय की पाबंदी है। तो दोस्तों कल को जो है इल्तुतमिश को मैं प्रारंभ करूंगा। तो साथियों हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट हमारा जो है आपको आपकी परीक्षा के हिसाब से यदि महसूस हो रहा हो कि हाँ अच्छा कंटेंट है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। कृपया दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो उत्साह है, मोटिवेशन मिलेगा हमको भी काम करने का, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। जैसा कि वीडियो की जो क्लासेस हैं वो बैक टू बैक हमने शुरू कर दी है। इतिहास की पहले से ही चल रही है, स्टैटिक जीके की भी 2 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी दी है, रीजनिंग की किताब क्लासेस चली रही हैं हमारे। और आपको मैंने आपको बताया तो शुरू में कि आज से उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल की जो वीडियो है वो भी आज से आपको प्रोवाइड हो गई है। यदि आपने ना देखी हो तो उसको भी जल्दी से जल्द जाकर देखें, क्योंकि 8 से 9 नंबर का क्वेश्चनों का सवाल है, जो कि 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 दूनी 16 नंबरों का ये सवाल रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो है 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इतिहास से भी 7 से 8 क्वेश्चन जो है हर मीटिंग में देखे गए थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।